विनोद अपने रोज की आदत की तरह अपनी भाभी को परेशान करने के लिए उसकी चुगली अपनी माँ से किया करता और उस पर तरह तरह के व्यंग्य कसा करता था। जैसे ही उसने अपनी भाभी राधिका को देखा तो अपनी माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बातें राधिका के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई राधिका देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बनाकर दी थी। 2 महीने की गर्भवती राधिका को इतनी उल्टियाँ होती, सिर दर्द होता है, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती जब दाल पकाना होता। दाल पकाने की सुगंध से ही उसको उल्टियाँ होने लगती, खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता। लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। राधिका के पति संदीप उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर राधिका कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो राधिका, तुम औरतों की फालतू बिना सिर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। संदीप का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती, लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे। उसकी सास निर्मला जी एक औरत और माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर विनोद ताने सुना सुना कर और संदीप के कान भर कर पूरा कर देता, या यूं कहे कि पुरुष होकर भी विनोद राधिका के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में राधिका को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। राधिका की ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा ननदें और सास ससुर थे। पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता। विनोद जैसे कहता उसकी सास निर्मला जी और वैसे ही करती और कहती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को संदीप सिर झुकाकर मान भी लेते। राधिका ने कई बार कहा, संदीप घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन विनोद के कहे शब्द संदीप भी राधिका के सामने दोहरा देता, तुम 2 बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतें के नाटक बहुत हो गए हैं, जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। राधिका ने चुपचाप रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली, लेकिन समय के साथ राधिका ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावती हो गई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना, जितना बन पड़ेगा उतना ही करूँगी, बाकी का आप सब देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके रहने ना रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप के सिवाय राधिका के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया, लेकिन बच्चों के
मोह के कारण संदीप राधिका को अपने साथ लेकर घर आया। इधर निर्मला जी और विनोद का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन राधिका भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों ननदें फ़ोन से तो देवर और सास घर में रोज़ रोज़ राधिका को ताने देना और बातें सुनाना शुरू कर दिए। वो हर रोज़ राधिका को कभी मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के कामकाज और बच्चों की परवरिश को लेकर ताने देते, व्यंग करते रहते। राधिका भी अब पलटकर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज़ झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर संदीप ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर करा लिया और सबको लेकर वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ भी वो बात बात में राधिका को ये सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन राधिका को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फ़िक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। संदीप के कहने पर तीज त्योहारों पर सास से बस औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, राधिका काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख देती। इसी तरह राधिका के दिन बीतते गए। राधिका की शादी के 10 सालों बाद देवर विनोद की शादी हुई। विनोद की शादी में राधिका ने सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में खत्म होते वापस चली गई। ना उससे किसी ने ज़्यादा मतलब रखा और बातचीत करने की कोशिश की, ना ही उसने की, क्योंकि राधिका को दिए जाने वाले ताने और व्यंग कटु थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीदें, जिस वजह से राधिका चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद राधिका गर्मी की छुट्टियों में संदीप के जिद पर ससुराल आई थी। उनका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने संदीप से पहले ही कहा कि तुम आओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन संदीप नहीं माना। राधिका जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। विनोद का टिफ़िन और सुबह की चाय सासू माँ निर्मला जी खुद खुशी खुशी बना रही थी। राधिका की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे कामवाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना राधिका ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद निर्मला जी ने राधिका से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन लगा राधिका को कि शायद उसके देवरानी स्वाति की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपनी देवरानी से पूछा भी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में राधिका से सिर्फ 2 टूक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात में राधिका ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। संदीप बैठकर विनोद के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां विनोद आ गया, जिसे देखकर संदीप ने कहा, बड़ी देर कर दी विनोद, आजा चल खाना खाते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जिसे सुनकर विनोद ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं स्वाति के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और स्वाति का खाना लेकर विनोद कमरे में चला गया। इधर संदीप खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही संदीप की नज़र राधिका से टकराई, संदीप ने तुरंत अपनी निगाहें नीची कर ली और बगले झांकने लगे। राधिका के चेहरे पर ना चाहते हुए भी संदीप को देखकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब राधिका सारे काम समेट कर
पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे बाहर अपना नाम सुनते ठिठक गए। विनोद ने स्वाति से कहा, तुम बस आराम करो, अभी तो 2 महीने हुए हैं। जब तक राधिका भाभी है तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से लेता आऊँगा। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएगी तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में ही दर्द हो रहा है, आगे क्या होगा? स्वाति ने कहा। विनोद ने कहा, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ, दो मुझे, मैं दबाता हूँ। तुम चिंता मत करो, भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेगी। राधिका को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे संदीप खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। दोनों की निगाहें टकराई और दोनों साथ में ही बोल पड़े, वो मैं पानी ला रही थी, वो मैं पानी लेने आया था। तभी राधिका ने पानी का बोतल संदीप की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर राधिका को अपने पुराने दिन याद आ गए, जिसे सोचकर उसके आँखों के कोर गीले हो गए। उसकी आँखों से नींद गायब हो गई थी। इधर संदीप भी बेड पर बंद आँखों से सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने राधिका की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, राधिका, तुमको अपने मायके जाना था ना? सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आना। और इतना कहकर करवट लेटकर वापस सो गया। करवट बदलते बदलते राधिका ये सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। संदीप की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो संदीप को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी तब तक संदीप नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह राधिका रसोई में गई तो देखा निर्मला जी और विनोद वहाँ पहले से मौजूद थे। निर्मला जी ने राधिका से कहा, बहू, लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी विनोद ने फिर तपाक से राधिका के व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ, तुम बहुत भोली है, इसलिए तो औरतें अलग रहने जाती है कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार में उम्मीद लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता समय से बनाकर मिलेगा? गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती है। तब राधिका ने कहा, देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी, उतनी सीख स्वाति को देना भूल गए आप? कहाँ गए आपके वादे इरादे की चाय खाना नाश्ता? क्या आपकी बीबी तो माँ जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देगी? पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही है, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। माँ को इतना कहते सुन कर विनोद को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े संदीप से उसने कहा, भैया, देखा भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है?
और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। तब संदीप ने पहली बार कहा, विनोद, अब मैं राधिका के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ। राधिका के मामले में अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूँगा। हर बार राधिका को मेरी वजह से रोकर अकेले अपने मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़कर आऊँगा। इतना कहकर संदीप ने राधिका की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर विनोद ने संदीप की बात सुनते मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता हो गया था कि राधिका और संदीप दोनों ने ही रात को उसकी कही सारी बातें सुन ली है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि एक औरत को एक औरत ही परेशान करे। कभी कभार मर्द भी औरत की तरह चुगलियाँ करते हैं। कभी कभी सास की कमी देवर भी पूरी करते हैं। उन्हें परेशान करके उन्हें नीचा दिखाते हैं। उन्हें तरह तरह की व्यंग्य और ताने मारते हैं और ना जाने कितने झूठे वादे कर अपनी माँ को अपनी तरफ रखते हैं। और जब ज़रूरत आती है तो उसी माँ को अपनी बीवी के नौकरानी बना देते हैं। जब उनकी शादी होती है तो सारे कायदे कानून बदल जाते हैं, क्योंकि सारे नियम तो घर की बड़ी बहू के लिए होते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन्हें उनके दिए हुए व्यंग्य का जवाब देना चाहिए, नहीं तो अपनी हद तोड़ देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।